सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और घर में रहते हुए सुरक्षित और होंगे और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैंने आपको पिछली कक्षा में आपको आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 3 रीढ़ की हड्डी का कुछ भाग पढ़ाया था। आज उसी क्रम को आगे रखते हुए आगे का पाठ पढ़ लेते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था कि जब उमा की माँ जो है अपने पति राम स्वरूप को माँ के बारे में बताती है कि वो तो अपने दुपट्टे में अपना मुंह फुलाए हुए लेटी है, वो तैयार होने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो पाउडर वगैरह लगा के लड़के वालों के सामने अच्छे से तैयार होकर आए। तब राम स्वरूप जी ने कहा कि पता नहीं इस लड़की का दिमाग कैसा है, नहीं तो आजकल की लड़कियों के सारे ही तो ये कारोबार चलता है पाउडर वगैरह का, ये कॉस्मेटिक वाला। तो आगे फिर उसी को आगे रखते हैं, देखते हैं कि अब आगे क्या वार्तालाप होता है इन लोगों के बीच में। तो प्रेमा क्या कहती है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि एंट्रेंस की ही पास करा देते हैं, लड़की आपने हाथ में रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। अब वो अपने पति से आपस में कहती है, हमने मना किया था कि इसे जो है बीए मत करा, पर तुमने तो मेरी एक ना सुनी। अब राम स्वरूप उसकी बात कर, अरे चुप चुप, दरवाजे में फिर वो झांकते हुए कि तुम्हें कतई अपनी ज़बान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जो है जिक्र और ढंग से होगा, हमें हकीकत नहीं बतानी है उन्हें कि हमारी लड़की बीए पास है, बल्कि उन्हें तो हमने कहा था कि वो मैट्रिक पास है, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो ना जाने क्या हाल करोगी। अब प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं ना बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। अब राम स्वरूप तो उससे फिर क्या कहता है कि तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, ना सही वो पाउडर लगाए, वैसे कौन बुरी है अपनी उमा, केवल उसे पान लेकर भेज देना। और नाश्ता तो तैयार है ना, रतन का आना होता उस समय। आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चादर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। फिर रतन और वो राम स्वरूप दोनों जो हैं चादर को तख्त पर बिछाते हैं। अब जो है वो आगे कहती है कि ना, अब चादर उन्होंने बिछा दी है। प्रेमा क्या कहती है कि नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वो लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। अरे उसने ये कहा कि लो, अब मक्खन तो आया ही नहीं। तो राम स्वरूप, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान अपने घर से बहुत दूर है और तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं, मतलब याद ही नहीं आती। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से मैंने कहा था आने के लिए, सो उसने कई नखरे दिखाए और आया नहीं, मतलब वो नखरों के मारे। अब उन्हें बड़ी थोड़ी सी चिंता होती है। तो फिर वो जब उनके पास मक्खन नहीं है तो प्रेमा कहती है, यहाँ का काम कौन जाता है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तो मैं पकड़ा दूँगी, एका चीज़ खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 ही आदमी तो आ रहे हैं, वो कौन ज़्यादा लोग आ रहे हैं, लड़के वाले 2 ही लोग। तो हाँ, राम स्वरूप कहता है कि हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का उनका शंकर। देखो उमा से कह देना, वो समझाते हैं अपनी पत्नी को कि देखो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए, सलीके से आए, अच्छे से, ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। अब प्रेमा और लड़का, राम स्वरूप बताया तो था तुम्हें कि बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में, कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा है।
तालीम यानी शिक्षा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और उनके बापों को ऐसी कोरी कौरी सुनाता कि ये भी बिल्कुल सतर्क हो जाते। लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम लड़की के पिता है और लड़की का हमें संबंध एक अच्छे घर में करना है, इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि हम मजबूरी के कारण बिल्कुल शांत हैं और ये अपनी लड़की की पढ़े लिखे होने की बात भी छिपाते हैं। अब रतन तो जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप क्या है रतन, कोई आते हैं। अब रामस्वरूप दरवाजे पर झांक करके जल्दी मुंह अंदर कर लेते हैं। अरे ये प्रेमा, वो बे आ भी गए। नौकर पर नज़र पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है। उसकी धोती जो है ज़मीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। अब प्रेमा, उफ, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है कमबख्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं उसे रख देता हूँ जल्दी से। अब प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर फिर दस्तक खटखट होती है और रामस्वरूप है आइए आइए है करते हैं और लड़के वालों को अगवानी करते हैं, उनको अंदर बुलाते हैं। तो आगे अब बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना होता है। आँखों से लोक चतुराई उनकी टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं, क्योंकि वकील हैं। वकील का तो होता ही स्वभाव। उनका लड़का बहुत कुछ खींच निपोड़ने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी है। झुकी कमर इसकी खासियत है। अब रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए हैं इधर तशरीफ़ लाइए, इधर मतलब तशरीफ़ लाइए, इधर बैठिए, इधर बैठिए। अब रामस्वरूप यह बैत लाइए, मुझे दीजिए। अब वो लड़के वाले तो खातिरदारी तो उन्हें करनी ही है। अब वो कहते हैं लाइए मुझे दीजिए, फिर कोने में वो रख देते हैं। सब बैठते हैं। मकान ढूंढने में तकलीफ़ तो नहीं हुई? रामस्वरूप जी कहते हैं। गोपाल प्रसाद खकार करके ऐसे करके, नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? राम से हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। अब राम सर है यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। अब ये लड़के वाले हैं तो देखिए कैसे बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब हो करके और कहिए देख करके, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं आपकी? तो शंकर क्या कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आता हूँ, जब एक सप्ताह का लास्ट डे होता है तो मैं आ जाता हूँ। अब रामस्वरूप, आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर, जी यही कोई साल 2 साल, अब उसे कन्फर्म भी नहीं पता। देखो रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर, हाँ जी, 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। अब गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मतलब खा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी भूख लगे। इतना खाने के बाद भी उन्हें वैसी की वैसी भूख लगती, इतना परिपक्व उनका शरीर था। आजकल के लड़के देखो जरा में बीमार हो जाते हैं। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी, 1 पैसे में 2 आ जाती थी। बताओ उस इतना सस्ता ज़माना था वहाँ। अब गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और जब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। अब
अब तो बहुत होते हैं। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। अब वो अपने अपने ज़माने की दोनों गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप जो हैं बातें इसमें कर रहे हैं। अब रामस्वरूप जी, जी हाँ, उस ज़माने की बात ही दूसरी थी। हाँ हाँ हाँ। अब गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटों की सिटिंग हो गई, फिर 12 घंटे तक उन्हें उस कुर्सी से उठना नहीं। जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। वो ऐसे कहते हैं गोपाल प्रसाद की उस ज़माने के जो लोग हुआ करते थे वो मैट्रिक पास हुआ करते थे, लेकिन बड़े फर्राटे से जो है अंग्रेजी को लिखते थे, बोलते थे। उनका कोई मुकाबला आज के एमए के पास लोग भी नहीं कर पाते। अब रामस्वरूप जी, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। अब रामस्वरूप, हाँ, जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। हाँ, शंकर भी ही करता है। फिर गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ का तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। तो बच्चों, आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कक्षा में फिर मिलते हैं इसका शेष भाग लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।